वेलकम बैक। मग तुम्ही कशा आहात, आप कैसे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं एकदम मस्त टकाटक। और आज के टाइम पे मार्केट में 28,000 30,000 में बहुत सारे नए नए फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कि Realme 60, पोको F6। बट मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज़ करना चाहिए। और कुछ पुराने फ़ोन जैसे कि 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुए थे, उनमें से भी यार फ़ोन मस्त है। बस यार पोको F6 या Realme 60 के प्राइस में आप 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा डालते हो तो ये फ़ोन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है iQOO Neo 9 Pro। ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, ये फ़ोन मेरे पास है। मैंने अलग अलग वीडियोस में भी इसको यूज़ किया है और 4-5 इसके अंदर अपडेट्स भी आ चुके हैं। और उसके बाद क्या हाल है, इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आज की इस वीडियो से आपको टकाटक सारी चीजें पता चल जाएगी। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस लिए फ़ोन चाहिए और कितना फ़ोन पावरफुल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके नीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जान लो सबसे पहले कि आपको फ़ोन किस लिए चाहिए। मतलब इतने महंगे महंगे फ़ोन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मतलब नीड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब जैसे कि ये जो फ़ोन है ना, ये परफॉर्मेंस को ज़्यादा टारगेट करता है और उसके साथ साथ ओवरऑल जो स्पेक्स है ना, ये भी इसके मस्त निकल के आते हैं। बट प्राइस जैसे कि 8GB 128GB 32,000 के आसपास देखने मिलता है, और जो हायर वेरिएंट है 8GB 256GB ये 35,000 के आसपास देखने मिलता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहला पॉइंट आता है कि फोन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आज के टाइम पे जैसे कि 27-28 हज़ार जो मार्केट को टारगेट किया जा रहा है, परफॉर्मेंस AI, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने मिलता है। और मैं बोल सकता हूँ कि ये लास्ट ईयर का इतना गजब प्रोसेसर था ना, मतलब कैसे, जैसे कि बैटरी इफिशियंट, बहुत ज़्यादा बैटरी इफिशियंट है। और उसके साथ साथ यार गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी टॉप नॉच है ना इसकी आज के टाइम पे। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है और इसके AnTuTu 16 लाख के अराउंड आते हैं और उसके ऊपर भी चले जाते हैं। और जितना मैंने CPU थ्रोटलिंग भी देखा ना, तो ग्राफ यार पूरा का पूरा ग्रीन देखने मिलता है। और यहाँ पे एवरेज GPI स्कोर 3,15,000 के आसपास देखने मिलते हैं और 93% की परफॉर्मेंस देखने मिलती है। और ग्राफ कितना स्टेबल है यहाँ पे ही आप देख सकते हो। उतना ही नहीं, यहाँ पे मैं बात करूँ इसके UFS स्टोरेज की, जो 8GB 128GB है ये 3.1 के साथ आता है, बट 8GB 256GB ये UFS 4.0 के साथ आता है, जिसकी रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा है। और आप नॉर्मली भी फोन को यूज करते हो, ऐप ओपनिंग वगैरह बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट देखने मिलती है। अब इस प्रोसेसर को आप ना गेमिंग के साथ मतलब जज कर सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है। अब BGMI को मैं ज्यादा ही प्लेबैक करता हूं, तो BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस देखने मिलता है। मतलब स्मूथ के अंदर 90 FPS और HDR के अंदर एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का सपोर्ट। बट मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस जितना ट्राई किया ना, इसके अंदर यार 90 FPS चिपक के चलता है और 85 to 90 FPS के बीच में ही ये फोन रहता है। चाहे यार कैसे भी बंदे आए, कैसे भी लॉबी में आप खेल रहे हो, मतलब हार्ड कोर गेमर के लिए मैं डायरेक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। और ये प्रोसेसर बिल्कुल थ्रोटल नहीं करता परफॉर्मेंस में, मतलब गेमिंग के अंदर। और हीटिंग भी, अब देखो मैं पुणे के अंदर हूँ, यहाँ का अभी का नॉर्मल टेम्परेचर 32-34 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। एक्सट्रीम हीट वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मौसम मतलब ऐसा शाम के टाइम पे बारिश जैसा ही होता है। तो ये फ़ोन बिल्कुल हीट नहीं हो रहा ऐसे एटमॉस्फेयर में। हाँ, आप दिल्ली के साइड में या नॉर्थ के साइड में रहते हो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे आपको ज़रूर हीटिंग महसूस हो सकती है। बट मेरे यहाँ पे बिल्कुल हीटिंग नहीं है, गेमिंग के टाइम पे भी और नॉर्मल यूजेस में भी। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है ये। और उतना ही नहीं, मैंने और भी 90 FPS के फ़ोन के साथ इसका कंपैरिजन भी किया था। 90 FPS में तो एक क्लियरली विनर हो ही रहा था, बट उसके साथ इतना ज़्यादा बैटरी इफिशियंट है ना, गेमिंग के टाइम पे भी बैटरी बहुत ज़्यादा सेव करता है। बाकी के फ़ोन में 15-16% का ड्रॉप आ रहा था, इस फोन के अंदर 8 से लेके 9% का ही ड्रॉप मुझे देखने को मिल रहा था। ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूँ, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, गेमिंग परफॉर्मेंस है और बैटरी की जो परफॉर्मेंस है ना, ये बहुत तगड़ी देखने मिलती है इस प्रोसेसर के साथ। अब मैंने बैटरी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे उच्चार किया है, मतलब बोला है, तो इसके अंदर 5160 mAh की बैटरी देखने मिलती है। और जितना मैंने इसको टेस्ट किया, बिल्कुल ओवरड्रेन के वगैरह इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। और हाँ, मैंने ना बैटरी को ऐसा टेस्ट किया, मतलब कंटिन्यूस फोन को यूज़ किया था, लगभग 19 आवर के आसपास स्टैंड बाय टाइम था, तभी मुझे ऑन स्क्रीन यहाँ पे मिला था 9 आवर 47 मिनट्स के आसपास। हाँ, मैंने गेमिंग नहीं की थी, बट अमेजॉन प्राइम पे पूरी एक सीरीज देखी थी 2 आवर 45 मिनट्स के आसपास। यूट्यूब पे 2 आवर 9 मिनट्स के आसपास मैंने वीडियोस भी देखे थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप भी चलाया था, तभी मुझे इतना ऑन स्क्रीन मिला था। तो बैटरी लाइफ पे बिल्कुल यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा है। तो आप पकड़ के चलो कि आप विदाउट गेमिंग फोन को नॉर्मली यूज करते हो तो 7 से लेके 8 घंटे के बीच में आपको इजीली ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। और 120 वैट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तो 27 से लेके 30 मिनट के अंदर में फोन को फुल चार्ज भी कर लेता है। तो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पूरा सॉलिड पैकेज आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही नहीं कि सारी चीज़ें ही अच्छी है,
कुछ चीज़ें में भी ये फ़ोन ऊपर नीचे देखने को मिलता है। और यहाँ पे ना कंपनी को थोड़ा सा सीरियसली काम करना चाहिए। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस फ़ोन के ऊपर हम 25,000 लगा रहे हैं ना, तो उस फ़ोन के अंदर कोई भी एड्स वगैरह नहीं आना चाहिए या एड्स का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और ये तो 30,000 के ऊपर का फ़ोन है, इसके अंदर ऐड का एक्सपीरियंस आता है। सबसे पहले आपको डिसेबल करना पड़ेगा और कंपनी को नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अंदर फन टच ओएस देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 14 के साथ ये फ़ोन आता है। जितनी मैंने स्टार्टिंग में स्मूथनेस देखी, स्मूथ यूआई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप्स वगैरह फटाफट ओपन होते हैं, एनिमेशन सुपर स्मूथ देखने को मिलते हैं। हेवी ऐप ओपन कर रहे हो, नॉर्मल ऐप ओपन कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है। बट हाँ, कुछ ब्लोटवेयर्स के साथ आता है, बट स्टार्टिंग में ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे, तो अभी मेरे फ़ोन के अंदर ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं है। और रही बात एड्स की, इनका जो पी स्टोर ऐप है ना, ये बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता रहता है, उसको सबसे पहले डिसेबल करना पड़ेगा। और आप प्ले स्टोर से कुछ इंस्टॉल करते हो ना ऐप्स वगैरह, तभी भी उसके नीचे ना रिकमेंडेशन आते हैं, तो इसको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। आई मैनेजर ऐप के अंदर जाके, सेटिंग्स के अंदर जाके, जितने भी इसके सेटिंग्स है ना, सबको आपको ऑफ कर देना है। और उसके बाद आई मैनेजर ऐप को भी फोर्स स्टॉप कर देना है, वी स्टोर ऐप को भी फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद कोई भी आपको रिकमेंडेशन वगैरह नहीं आएंगे। तो आपको ना ये 10-15 मिनट दे के ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। रही बात यहाँ पे कि जो हाई रिफ्रेश रेट है वो ऐप्स के साथ कितना यहाँ पे ऑप्टिमाइज है। 144 का जो हाई रिफ्रेश रेट है ना इसके अंदर, वो कुछ गेम्स के अंदर चलता है, बट नॉर्मली हमें 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और एक LTPO डिस्प्ले है, तो 120 हर्ट्स से 1 हर्ट्स पे भी ये आता है और अच्छे से काम करता है, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। और इवन जो 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है ना, सारे ऐप्स के अंदर परफेक्टली यहाँ पे काम करता है। रही बात फीचर्स की, तो फीचर्स तो यार बहुत ज़्यादा है। आप एनिमेशन को वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, फिंगर के एनिमेशन भी कस्टमाइज हो जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इवन गैलरी के अंदर भी ऑब्जेक्ट इरेजर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके थ्रू आप फोटोज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, जो नहीं चाहिए उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो फीचर्स से भरा हुआ यूआई, यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है। हाँ, बग्स की बात करें तो ऐसा मेजर बग तो मुझे करंटली नोटिस नहीं हुआ, बट हाँ यूट्यूब ऐप के अंदर अभी भी कुछ ग्लिचेस मुझे नोटिस हुए। जैसे कि कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ ना चैनल का नाम आ रहा है, ना वीडियो का टाइटल भी यहाँ पे शो हो रहा था, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, मैंने जस्ट यूट्यूब ऐप को रिसेंट से हटाकर फिर ओपन किया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रहा था, बट कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस आता है। सो ये चीज़ें तो ठीक है, बट कितने हमें मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ना हमें 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल भी देखने को मिल जाएंगी। और अपडेट्स के रिगार्डिंग मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है 3 महीने में 4 से 5 अपडेट इसके अंदर आ चुके हैं। और फटाफट अपडेट आते हैं, कुछ भी बग वगैरह आता है तो ये फिक्स करने की कोशिश करते हैं अपडेट के थ्रू, तो उसके लिए भी रियली आईकू को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है ना, ये भी 1 मई का चल रहा है और मई का ही महीना अभी करंटली चल रहा है, तो यहाँ पे हाँ फटाफट अपडेट आते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि स्मूथ है, फीचर्स वगैरह बहुत सारे देखने मिलते हैं, कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इनका खुद का डायलॉग देखने मिलता है, और प्रॉक्सिमिटी का भी इतना बड़ा यहाँ पे इशू नहीं है। बट थोड़ा सा फीडबैक रहेगा आईकू के लिए कि ऐड का जो एक्सपीरियंस आता है, जैसे कि वी स्टोर ऐप के नोटिफिकेशन या आई मैनेजर ऐप के थ्रू जो रिकमेंडेशन आते हैं ऐप्स के, ये थोड़े से बंद करने चाहिए। सो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर का ओवरऑल एक्सपीरियंस था। बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बाद कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी और इंटरेस्टिंग भी लगी, जैसे कि डिस्प्ले 6.78 इंच का LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो हाँ हाई रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्स का है, बट कुछ गेम्स के अंदर चलता है, नॉर्मली 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इस डिस्प्ले को मैं प्रैक्टिकली क्यों बोल रहा हूँ पता है, डेली यूजेस में भी ज़्यादा ब्राइट फील होता है, 1.5K का रिजोल्यूशन है, और उसके साथ साथ आप आउटडोर में भी यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट फील होता है। नॉर्मल जो ब्राइटनेस है, मतलब AGBM ब्राइटनेस 1400 नीट्स के आसपास देखने मिलती है, जो पीक ब्राइटनेस है ना, ये 3000 नीट्स के आसपास देखने मिलती है, और ये काम करती है कहाँ पे बताऊंगा। यूट्यूब के अंदर 4K HDR का सपोर्ट है, इवन नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने मिलता है, और नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन प्राइम पे जब मैं HDR कंटेंट देखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट फील होता है, और कंटेंट का मजा आप डेफिनेटली उठा सकते हो HDR का सपोर्ट होने की वजह से, और पीक ब्राइटनेस 3000 नीट्स होने की वजह से। और YouTube के अंदर भी मैंने देखा 4K HDR टकाटक चलती है, स्मूथ प्लेबैक देखने को मिलता है, और ओवरऑल वीडियो क्वालिटी के लिए मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच है ही है, कलर्स वगैरह मस्त निकल के आते हैं, डिप ब्लैक वगैरह देखने को मिलता है, और HDR कंटेंट पे ज़्यादा ब्राइट भी फील होता है। अभी डिस्प्ले इतने तगड़ा दिया है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का क्या हाल है, इसकी पोजीशन नीचे है, थोड़ी ऊपर होती तो मज़ा आता, बट क्विकली है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अनलॉक नहीं कर पाया, बहुत फटाफट अनलॉक करता है, और जैसे अनलॉक करता है तब टक टक फील आता है, क्योंकि इसके हैप्टिक्स
यार कमाल के देखने मिलते हैं। कुछ टाइप वगैरह कर रहे हो तभी भी टक टक फील यहाँ पे आता है। तो फ्लैगशिप लेवल के हैप्टिक्स यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं, ये सही चीज़ें है। बट हैप्टिक्स के रिगार्डिंग मेरा एक फीडबैक रहेगा कि आज के टाइम पे जो फ़ोन आ रहे हैं ना, उनके हैप्टिक्स यूआई के अंदर ज़्यादा इंटीग्रेटेड रहते हैं। इसके हैप्टिक्स इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है यूआई के साथ। जैसे कि रिसेंट पे मैं पेजेस को स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तभी भी कुछ टक टक वगैरह फील नहीं आता, कुछ हैप्टिक्स का फीडबैक ही नहीं आता। इवन मैं क्विक टॉगल को नीचे कर रहा हूँ तभी भी कोई फीडबैक नहीं है। इवन ब्राइटनेस बार को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तभी भी कुछ फीडबैक नहीं आता। और वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तभी भी यहाँ पे कोई हैप्टिक्स का फीडबैक नहीं है। तो मेरे हिसाब से यूआई के साथ इंटीग्रेशन हैप्टिक्स की यहाँ पे करने की ज़रूरत है आईकू को। बाकी हैप्टिक्स सॉलिड देखने मिलते हैं, बस फुल टू यूज़ यूआई के साथ हो, यही फीडबैक है आईकू को। रही बात स्पीकर की, तो स्पीकर ड्यूल स्टीरियो है। पहले आउटपुट सुन लेना, उसके बाद मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Nothing check, keep my head up, staying strong. केला शृंगार आज गातलं असा गुलाबी साडी आणि लाली लाल दिसते मी बरी माझी चाशनी तू माझी खास मी तुझा समजता उद्या पण आज मी बोललेलो किस मी तू बोली आज नाही म्हणू नको। सही है, स्पीकर की क्वालिटी सही है। बट आज के टाइम पे जो फ़ोन आ रहे हैं जैसे कि मोटो एज 50 फ्यूजन या वन प्लस नॉट CE4, उनके स्पीकर और ज़्यादा लाउड है इससे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्पीकर की क्वालिटी सही नहीं है, बहुत सही है। हाँ, इसके अंदर भी बेस वगैरह महसूस होता है, लाउडनेस थोड़ी सी कम महसूस हुई, बट जो आउटपुट है ना ये सही निकल के आता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से सही है, बट कम प्राइस में भी बेटर चीज़ें मिल रही है। रही बात नेटवर्क की, तो वो कैसा है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले 11 5G के बैंड्स इसके साथ देखने मिलते हैं, और यहाँ पे जितना मैंने स्पीड वगैरह देखा सही स्पीड निकल के आता है। अपलोड स्पीड वगैरह सही देखने मिलता है। कॉल वगैरह आता है तो फ़ोन 4G पे स्विच होता है, कॉल डिस्कनेक्ट वगैरह नहीं होता। और यहाँ पे ONR का सपोर्ट नहीं है 5G के अंदर, OLT यहाँ पे अभी भी शो करता है। तो 5G के रिगार्डिंग मेरे कोई इश्यूज़ नहीं है, 5G स्टेबल देखने को मिलता है। इवन 5G नहीं होता है तो 4G प्लस के ऊपर फ़ोन यहाँ पे चलता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे 5G के रिगार्डिंग। अब 30,000 के ऊपर का फ़ोन है तो कैमरा इसका कैसा है, और इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं तो कैमरा में कुछ चेंजेस वगैरह हुए कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैमरे में चेंजेस हो चुके हैं, और कैमरे को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की है। जैसे कि मैं नॉर्मल शॉट्स वगैरह लेता हूँ तो HDR वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोसेस करता है। इवन स्किन के ऊपर वगैरह डिटेल्स रहती है, थोड़ा सा गोरा बनाने की कोशिश करता है। अब यार ये Vivo की या आईकू आप जो भी समझो, इनकी ट्यूनिंग ही ऐसा है, मतलब इनका कलर साइंस ही ऐसा है, थोड़ा सा गोरा गोरा बनाने की कोशिश करता है। इवन इफेक्ट्स वगैरह आप बंद भी करते हो। बाकी मैंने अल्ट्रा वाइड भी ट्राई किया तो ठीक ठाक फोटोज निकल के आते हैं, डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डिसेंट सी देखने को मिल जाती है। रही बात पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड ऑन पॉइंट है। यहाँ पे एज डिडक्शन वगैरह सही होता है, चेहरे के ऊपर डिटेल्स होती है, थोड़ा सा गोरा बनाने की कोशिश करता है, और HDR वगैरह बहुत प्रॉपरली निकल के आता है। और अपोजिट टू लाइट भी आप फोटोज लेते हो ना पोर्ट्रेट मोड के अंदर, फिर भी यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा करता है। और 2x पोर्ट्रेट भी यार इसका अच्छा लगा मुझे। इन्होंने इसके अंदर भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे की है। हाँ, ये डिजिटली फोटोज लेता है, इसके अंदर कोई टेलीफोटो वगैरह नहीं है, बट फोटोज मस्त निकल के आते हैं। उसके साथ लो लाइट में भी फोटोज हमने ट्राई किए थे, लो लाइट में भी अच्छी खासी लाइट कैप्चर करता है, डिटेल्स वगैरह रहती है, तो यहाँ पे भी निराश नहीं करेगा। इवन सेल्फी के अंदर भी हमने देखा एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपरली करता है, डिटेल्स वगैरह सही देखने मिलती है। इवन इसके अंदर आप 8K से भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे वीडियोस के अंदर डिटेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, बट स्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको फोन को ज़्यादा स्टेबल पकड़ना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन 8K के अंदर नहीं है, बट हाँ 4K 60 FPS में बहुत ज़्यादा स्मूथ वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन 1080p 60 FPS से भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरे के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि 35,000 के हिसाब से इसका कैमरा ठीक ठाक है। बट आज के टाइम पे यार मोटो एज 50 प्रो, उसके अंदर टेलीफोटो देखने मिलता है, उसकी कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी है। बट कैमरा मैं बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक है, ऐसी दिक्कतें नहीं है। 2x पोर्ट्रेट वगैरह इसका मस्त सा यहाँ पे काम करता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कैमरे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है कि फ़ोन की डिज़ाइन। अब यार डिज़ाइन के ऊपर भी बहुत सारे ब्रांड अलग अलग नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो इसकी डिज़ाइन कैसी है, मुझे डिज़ाइन लिटरली डिसेंट से ही लगी। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा कमियाँ भी नहीं है, ठीक ठाक सी डिज़ाइन है। जैसे कि बैक लेदर का है यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे एक वाइट स्ट्रिप इन्होंने दी है, इसको थोड़ा सा मुझे कभी कभी साफ करना पड़ता है, बट इतना भी ज़्यादा फिंगर मैग्नेट वगैरह ये नहीं है। और इसकी क्वालिटी लेदर की सही लगी, अभी तक कहीं से भी निकला नहीं। और यहाँ पे ना कुछ कलर वगैरह या डस्ट वगैरह आती है तो इसके सरफेस के ऊपर नहीं रहती है, तो ये चीज़ें सही है। और कहीं से भी कॉर्नर से वगैरह ये जिसमें ब्लैक मतलब
डस्ट वगैरह आके जमा हो कि ब्लैक वगैरह हो गया, ऐसी कुछ भी चीज़ें इसके साथ नहीं है। तो लेदर की क्वालिटी सही है। इवन जो साइड फ्रेम है ना, अभी कुछ फ़ोन के अंदर मेटल की आती है, बट इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट की ही देखने को मिलती है और रेड कलर के साथ है, कलर कहीं से भी नहीं निकला है। और जो एजेस है ना, ये थोड़ी से फ्रेम के अंदर मुड़े हुए हैं, मतलब ब्लेंडेड है, इसके वजह से इसके एजेस बिल्कुल शार्प हाथों के अंदर फील नहीं होते और हाथ में आप फ़ोन पकड़ते हो तो ग्रिपिंग भी अच्छी है लेदर का होने की वजह से। बट यार लेदर के फ़ोन यूज़ करके करके मैं खुद बोर हो चुका हूँ। ग्लास या कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए जो कुछ अलग हो। और रही बात यहाँ पे वेट की, 190 ग्राम का है, वन हैंड से मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी दिक्कत मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, फ़ोन के अंदर हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं है जो मेरे हिसाब से देना चाहिए था, बट अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है। बाकी NFC भी नहीं है, वाईफाई 7 देखने को मिलता है और IP54 के साथ आता है। मेरे हिसाब से IP65 यहाँ पे होनी चाहिए थी। नॉर्मल डस्ट प्रूफ ही है, वाटर ड्रॉपलेट चलेंगे बट पानी के अंदर डुबाना मत। और सामने के साइड से डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो बेजल्स है ना, टॉप के बेजल्स, साइड वाले बेजल्स, ये ना के बराबर ही है। यहाँ पे बेजल्स बिल्कुल ज़्यादा नहीं फील होते और नीचे की चिन भी बहुत ही ज़्यादा थिन है। तो ओवरऑल सामने के साइड से फ्लैगशिप जैसा फील आता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन के लिए यही बोल सकता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट डिसेंट लेवल की डिज़ाइन है। सो ओवरऑल सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की 3 महीने के अंदर, यही मैंने एक्सप्लेन की है। और इसके बाद क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या जो नए फ़ोन आ रहे हैं जैसे कि Realme 60, Poco F6, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ AI के फीचर्स, उनको बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बंदे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जिनको एक बेस्ट कैमरा चाहिए, स्मूथ फ़ोन फील होना चाहिए, ऐड को थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, बंद करने पड़ेंगे, ओवरऑल बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच चाहिए, LTPO डिस्प्ले, डुअल स्टीरियो स्पीकर, 11 5G के बैंड्स, बैटरी भी ऑप्टिमाइज है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को कौन भूल सकता है यार। तो डेफिनेटली वो बंदे इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। यार दिमाग का यूज़ करो, 27-28 हज़ार फ़ोन के ऊपर लगा रहे हो तो 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के क्यों ना आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का फ़ोन ना ले। बहुत ज़्यादा बैटरी इफिशिएंट प्रोसेसर है ये, परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी होती है, थ्रोटल वगैरह नहीं करता। तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें हैं और वीडियोस के अंदर भी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। सो ओवरऑल फ़ोन तो अच्छा है, बाकी आपको डिसाइड करना है। वीडियोस के अंदर तो मैंने सब कुछ टकाटक बताया है, जो भी सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर देखने को मिली। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आपको कौन से फ़ोन का रिव्यू चाहिए वो भी नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। और ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, आप क्या कर रहे हो यार, फटाफट सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों तक, इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देना। बाकी मेरे से कुछ मिस हुआ हो वो भी नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। और ये फ़ोन आपके पास है तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है ये भी जरूर नीचे कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।